Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Let's begin our today's MCQ session. First question is, following plaster cast the nurse should assess first. किसी पेशेंट में प्लास्टर कास्ट करने के बाद सबसे पहले किस चीज़ का असेसमेंट करना चाहिए? ऑप्शन ए कलर ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी मूवमेंट ऑफ टो, ऑप्शन डी पैलर. The right answer is option C. It is called movement of toe. जब भी किसी पेशेंट में प्लास्टर कास्ट लगाया जाता है तो उस प्लास्टर कास्ट में कितनी ज़्यादा टाइटनेस है, इस चीज़ का असेसमेंट मूवमेंट ऑफ टो द्वारा पर्टिकुलरली हम कर सकते हैं. अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर आपने प्लास्टर कास्ट बहुत ही ज़्यादा टाइट बांध दिया, टाइटली फिक्स कर दिया, तो इससे उस पर्टिकुलर एरिया में न्यूरोवैस्कुलर फंक्शन ब्लॉक हो सकता है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई आदि रुक सकती है, जिससे पर्सन के पर्टिकुलर पार्ट में नेक्रोसिस डेवलप हो सकता है. तो इन सभी फाइंडिंग्स के असेसमेंट के लिए जब हम प्लास्टर कास्ट कर रहे होते हैं तो पेशेंट से कहते हैं कि वो अपने टो को यानी अपने अंगूठे को मूव करे. इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, पेशेंट कंफर्टेबल है, उसके डिजिट्स में इजीली मूवमेंट हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है. A plaster cast is a cover made of plaster of Paris which is used to protect a broken bone by keeping part of body still or stiff. जब हमारे बॉडी का कोई बोन पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, तो उस पर्टिकुलर बोन पार्ट को वापस से जोड़ने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने एक हार्ड सब्सटेंस को उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर लगा देते हैं, जिससे कि जो बोन है उसमें किसी प्रकार की मूवमेंट ना हो, एक जगह पर स्थिर रहे और उनके बीच में वापस कनेक्शन बन जाए, कंटिन्यूटी बन जाए, या यूं कहें कि फ्रैक्चर हील हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The client is admitted to postpartum unit with an order to continue the infusion of pitocin. Which finding indicates that pitocin is having desired effect? एक पेशेंट जो कि पोस्टपार्टम यूनिट में एडमिट हुआ है और उसे पिटोसिन ड्रग इन्फ्यूजन चल रहा है. इस पिटोसिन ड्रग का क्या इफ़ेक्ट आएगा, ये आपको सेलेक्ट करना है. ऑप्शन ए फंडस इज डेविएटेड टू लेफ्ट, फंडस एक तरफ मूव कर जाएगा, लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा. ऑप्शन बी फंडस इज फर्म एंड इन मिडलाइन, फंडस एरिया सख्त हो जाएगा, फर्म हो जाएगा और मिडलाइन में रहेगा, बीचों बीच में रहेगा. या फिर फंडस इज बॉगी, फंडस जो है लसलसा दलदली हो जाएगा. या फिर फंडस इज टू फिंगर ब्रेड्स बिलो द अम्बिलिकस, फंडस इस मेडिसिन के इफ़ेक्ट से अम्बिलिकस यानी नाभि वाले एरिया से 2 फिंगर्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फंडस इज फर्म एंड इन मिडलाइन. जब भी हम किसी क्लाइंट को पिटोसिन या ऑक्सीटॉक्सिन मेडिसिन देते हैं तो इससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इम्प्रूव होते हैं और इसके इफ़ेक्ट की वजह से जो फंडस पार्ट है यूट्रस का वो सख्त हो जाता है और मिडलाइन में आ जाता है. आइए इसके रैशनल को भी जान लें. पिटोसिन इज़ यूज्ड टू कॉज यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड डिक्रीज ब्लीडिंग. पिटोसिन, जिसे आप ऑक्सीटॉक्सिन या लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, डिलीवरी के बाद वुमेन को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाने के लिए दिया जाता है. जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ उसके बाद यूट्रस से हो रही एबनॉर्मल ब्लीडिंग को रोकने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है. ऑक्सीटॉक्सिन के इफ़ेक्ट के कारण यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और इन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण वहाँ मौजूद ओपन ब्लड वेसल्स पर दबाव पड़ता है और इस दबाव के कारण वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है.
A uterus is deviated to left as stated in answer indicate full bladder. डिलीवरी के बाद अगर वुमेन का यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाए तो इसकी वजह से जो फंडस पार्ट है यूट्रस का वो एक तरफ झुक जाता है, मुड़ जाता है, डेविएट हो जाता है. सो ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर. It is not desirable to have a boggy uterus, making answer C incorrect. This lack of muscle tone will increases bleeding. अगर डिलीवरी के बाद वुमेन का यूट्रस बॉगी है, दलदला है, सॉफ्ट है, तो इसका मतलब है इस वुमेन में ब्लीडिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा है. अगर आपको डिलीवरी के बाद वुमेन का एब्डोमेन असेसमेंट करने पर यूट्रस बॉगी सॉफ्ट मिले, दलदली मिले, तो आप तुरंत उस एरिया पर लगातार मसाज करेंगे अपने हाथों से ताकि वो पार्ट फर्म हो जाए. अगर मसाज के बाद भी फर्मनेस नहीं आती है, टाइटनेस नहीं आती है, तो फिर ऑक्सीटॉक्सिन एडमिनिस्टर किया जाएगा. आंसर डी इज इनकरेक्ट बिकॉज द पोजीशन ऑफ यूट्रस इज नॉट रिलेटेड टू यूज ऑफ पिटोसिन. पिटोसिन देने से यूट्रस की पोजीशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं देखने को मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेप्स व्हाइल प्रोवाइडिंग बेसिक फर्स्ट एड केयर टू इंजर्ड पीपल. किसी इंजर्ड पीपल या इंजर्ड पर्सन को बेसिक फर्स्ट एड के दौरान कौन सी चीज़ें या कौन से स्टेप्स करवाए जाते हैं. ऑप्शन ए चेक कैरोटिड पल्सेशन, ऑप्शन बी एयरवे ब्रीथिंग एंड रिकवरी पोजीशन, ऑप्शन सी एयरवे एंड सक्शनिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. मान लीजिए आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक आपने कोई इंजर्ड पर्सन देखा, कोई घायल व्यक्ति देखा, तो उसे फर्स्ट एड देने के लिए आप उसे उसके एयरवे को सबसे पहले मैनेज करेंगे ताकि उसकी सांसें चलती रहें. फिर उसके ब्रीथिंग को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और फाइनली उसे रिकवरी पोजीशन देंगे जिससे कि उसमें सर्कुलेशन बेहतर हो सके, उसका कंफर्ट लेवल बेहतर हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस. पाइलोरिक स्टेनोसिस में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है. वाटरी डायरिया, जेली लाइक स्टूल, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है, आइए शॉर्ट में इसे समझ लें. हमारे स्टमक के आखिरी हिस्से में पाइलोरस रीजन में सेल्स का अगर नॉर्मल से साइज बढ़ जाए, हाइपरट्रॉपी ऑफ पाइलोरिक सेल्स हो जाए, तो इस सिचुएशन से जो फूड कंटेंट है वो ड्यूडेनम में मूव नहीं कर पाता ड्यू टू ब्लॉकेज, और इसी कारण से स्टमक में लगातार फूड का एक्यूमुलेशन रहता है और फिर एक्यूमुलेशन का अमाउंट बढ़ने पर जो बच्चा है फोर्सफुल वॉमिटिंग करता है. इसे ही हम प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के नाम से जानते हैं. करंट जेली लाइक स्टूल जो है वो आपको इंटरसप्शन कंडीशन में देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन टाइम ऑफ क्रोमिक कैटगट सूचर इज. क्रोमिक कैटगट सूचर का एब्जॉर्प्शन टाइम कितने दिनों का होता है. 7 days, 14 days, 21 days या 90 days. Important question. The right answer is option D 90 days. क्रोमिक कैटगट सूचर का एब्जॉर्प्शन टाइम 90 days का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर gases are used for inflation of abdominal wall. लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है. नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम.
The right answer is option C, carbon dioxide. Let's see the rationale. Laparoscopy is an operation performed in abdomen or pelvis using a small incision with the aid of camera. The laparoscope aids diagnosis or therapeutic interventions with few small cuts in the abdomen. आपने सुना होगा कि रिसेंटली दूरबीन वाली सर्जरीज काफ़ी यूज़ की जाती हैं, दूरबीन वाले ऑपरेशंस काफ़ी यूज़ किए जाते हैं. ये दूरबीन वाली जो सर्जरी है इसे ही हम लेप्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं. लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में पुराने समय में की जाने वाली सर्जरीज की तरह बड़े बड़े कट्स नहीं लगाने होते. इस प्रकार की सर्जरी में स्मॉल होल्स बनाए जाते हैं एब्डोमेन एरिया में. इन्हीं होल्स से इंस्ट्रूमेंट्स को इंसर्ट करके कोई भी थेराप्यूटिक पर्पस या डायग्नोसिस पर्पस से जो सर्जरी या जो चेकअप करना है उसे हम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टोशिया क्या है? एबॉर्शन, नॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल लेबर या फिर सिजेरियन सेक्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. डिस्टोशिया शब्द का मतलब है एबनॉर्मल लेबर. वहीं पर अगर नॉर्मल लेबर आपसे पूछा जाए तो इसे हम इवटोशिया के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ शॉक अकर्स इन एक्यूट स्टेज ऑफ बर्न. बर्न की एक्यूट स्टेज में कौन सा शॉक पाया जाता है? एनाफाइलैक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक या फिर हाइपोवॉलेमिक शॉक? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हाइपोवॉलेमिक शॉक. जब भी किसी पर्सन को बर्न होता है तो उस बर्न एरिया के अंदर जो कैपिलरी परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है और इस कैपिलरी परमिएबिलिटी के बढ़ने के कारण पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड लॉस देखा जाता है और इस फ्लूइड लॉस के कारण पेशेंट में हाइपोवॉलेमिक शॉक डेवलप हो जाता है. हाइपोवॉलेमिक शॉक का मतलब है कि बॉडी में फ्लूइड की मात्रा का बहुत ही ज़्यादा कम हो जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ स्ट्रोक दैट कैन डेवलप इन पेशेंट विथ क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन. अगर किसी क्लाइंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है तो उसमें कौन सा स्ट्रोक डेवलप हो सकता है? हेमरेजिक स्ट्रोक, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, एम्बोलिक स्ट्रोक या मिनी स्ट्रोक? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एम्बोलिक स्ट्रोक. ये हमारा ह्यूमन हार्ट है और इस ह्यूमन हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर मान लीजिए एट्रियल फिब्रिलेशन होने लगा, यानी कि राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ना होकर, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ना होकर हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी सिंपली कहें तो फड़फड़ा रहा है. तो ऐसा होने पर जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में ही रुकने लगेगा. हार्ट के इस हिस्से के पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाने के कारण ब्लड यहाँ से आगे राइट वेंट्रिकल में मूव नहीं करेगा. और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक ब्लड चलता रहता है, फ्लो करता रहता है, उसमें क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता. लेकिन ब्लड अगर एक जगह रुका तो तुरंत वहाँ पर क्लोटिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाती है और यहाँ पर छोटे छोटे क्लॉट्स बनने लगते हैं. अब जैसे ही ये क्लॉट यहाँ पर बन गया, अब ये क्लॉट हो सकता है किसी वजह से प्रेशर बढ़ने के कारण धीरे से आगे की तरफ मूव कर जाएगा और फिर राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा. फिर यहाँ से ये क्लॉट मूव करते हुए पल्मोनरी आर्टरी से होकर लंग्स तक जाएगा और लंग्स में जाकर लंग्स की किसी स्मॉल ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देगा और इसी के कारण एम्बोलिक स्ट्रोक डेवलप होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient with heart failure is being treated with digoxin. During digoxin therapy, which of the following condition could predispose the patient to digoxin or digitalis toxicity?
किसी हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को आप डिगॉक्सिन मेडिसिन दे रहे हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन होने पर इस पेशेंट में डिगॉक्सिन ड्रग से टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है? आपके ऑप्शंस हैं हाइपोकैल्सीमिया होने पर, ऑप्शन बी हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर, ऑप्शन सी हाइपरकैलीमिया होने पर, या फिर ऑप्शन डी न्यूमोनिया होने पर। The right answer is option B, hypothyroidism. Let's see the rationale. Hypothyroidism affects the body's ability to metabolize digoxin and predisposes the patient to digitalis toxicity. हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि डिगॉक्सिन मेडिसिन का जो मेटाबॉलाइजेशन है वो थायराइड हार्मोन के द्वारा होता है। अगर किसी क्लाइंट में हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन हो तो इस पेशेंट में जो डिगॉक्सिन ड्रग है वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगी और इस ड्रग के बॉडी में बढ़ने से डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। डिगॉक्सिन ड्रग का अगर थेराप्यूटिक लेवल आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 0.5 से लेकर 2 mg/ml तक। दिस इज द नॉर्मल थेराप्यूटिक रेंज ऑफ डिगॉक्सिन मेडिसिन। निमोनिया डज नॉट अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ डिगॉक्सिन। निमोनिया डिजीज किसी भी प्रकार से डिगॉक्सिन के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन गलत माना जाएगा। अगर पेशेंट में हाइपोकैलीमिया हो तो इससे पेशेंट में डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है, जबकि ऑप्शन में हाइपरकैलीमिया दिया गया था, ये सही नहीं है। हाइपरकैल्सीमिया होने पर पेशेंट में डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है, हाइपोकैल्सीमिया होने पर नहीं, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न। किसी न्यूबॉर्न बेबी में हाइपोथर्मिया कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? ऑप्शन ए मेंटेन वार्म चेन, ऑप्शन बी मेंटेन कोल्ड चेन, ऑप्शन सी मेंटेन क्लीन चेन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। The right answer is option A, maintain warm chain. Next question, application of drug to skin usually by friction is known as। जब किसी मेडिसिन को स्किन के ऊपर फ्रिक्शन द्वारा यानी कि स्किन के ऊपर मालिश करते हुए लगाया जाता है तो ये एप्लीकेशन क्या कहलाता है? इनंक्शन, इंसफलेशन, इंसर्शन या फिर इंस्टिलेशन? The right answer is option A, inunction। स्किन के ऊपर किसी भी मेडिसिन को मालिश करते हुए लगाना, मलहम के रूप में लगाना इनंक्शन प्रोसेस कहलाता है। इंसफलेशन वह मेथड है जिसके द्वारा हम पाउडर फॉर्म में मौजूद किसी ड्रग को बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं। इंसर्शन टैबलेट फॉर्म में आने वाली मेडिसिन को बॉडी में इंसर्ट करना होता है, जैसे कि रेक्टल सपोसिटरीज, वेजाइनल सपोसिटरीज आदि। इंस्टिलेशन का मतलब है कि किसी भी लिक्विड फॉर्म मेडिसिन को बॉडी में डालना, जैसे कि आप ईयर ड्रॉप यूज़ करते हैं, आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, ये सभी इंस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू एप्लीकेबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्म्स ट्यूमर इज एसोसिएटेड विथ। विल्म्स ट्यूमर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पॉलीसिस्टिक किडनी, ऑप्शन बी रीनल डिस्प्लेशिया, ऑप्शन सी रीनल हाइपोप्लेशिया, ऑप्शन डी हॉर्सशू किडनी। The right answer is option D, horseshoe kidney। विल्म्स ट्यूमर को आप नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से भी जानते हैं। ये एक
प्रकार का कैंसर है जो कि बच्चों में पाया जाता है, बच्चों की किडनी में पाया जाता है। इस प्रकार के ट्यूमर या कैंसर से सफरिंग बच्चों की जो किडनी है वो घोड़े के नाल के आकार की हो जाती है। हॉर्स शू का मतलब है घोड़े के पैरों में जो नाल लगाई जाती है उस शेप की किडनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर इज एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का रिस्क फैक्टर सेलेक्ट करना है आपको। ओबेसिटी, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल कैंसर या फिर इंक्रीज्ड एज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी। अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ सर्वाइकल कैंसर। किसी भी वुमेन में सर्विक्स एरिया में जो कैंसर होता है उसे हम सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं, और अगर ये वुमेन अर्ली एज में सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें इस कैंसर के होने की संभावना बढ़ जाती है। अदर रिस्क फैक्टर इंक्लूडेड, इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, जिनमें लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, इन्फेक्शन विथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड स्मोकिंग। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन भी सर्वाइकल कैंसर का रिस्क फैक्टर है, और ये क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। Increased age, obesity, family history is most commonly associated with breast cancer. रिमेनिंग ऑप्शंस में बताए गए तीनों ऑप्शंस ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सूचर लाइन बिटवीन टू पैराइटल बोन्स। स्कल में दो पैराइटल बोन्स के बीच कौन सा सूचर पाया जाता है? कोरोनल, लैम्डोइडल, फ्रंटल, सेजाइटल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सेजाइटल सूचर। आइए सभी सूचर्स को क्विकली, ब्रीफली, समराइज वे में डिस्कस कर लें। द मेन सूचर्स ऑफ स्कल आर कोरोनल, सेजाइटल, लैम्डोइडल एंड स्क्वैमस सूचर। अगर इम्पॉर्टेंट सूचर्स की बात की जाए तो किसी भी स्कल के अंदर चार सूचर्स इम्पॉर्टेंट हैं: कोरोनल, सेजाइटल, लैम्डोइडल और स्क्वैमोजल सूचर। The metopoic suture और frontal suture is variably present in adult. Important है, कुछ ही adult persons के अंदर जो frontal bone है उनके बीच में एक सूचर पाया जाता है, इसे हम मेटोपिक सूचर के नाम से जानते हैं। ये सभी में मौजूद नहीं होता। कोरोनल सूचर की बात की जाए तो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसे हम कोरोनल सूचर के नाम से जानते हैं। ये हमारी फ्रंटल बोन है और ये दोनों पैराइटल बोन है, इनके बीच में यहाँ पर जो सूचर पाया जाएगा इसे ही हम कोरोनल सूचर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेजाइटल सूचर की। ये फीटल स्कल है और ये दो पैराइटल बोन्स हैं। इन दोनों साइड वाली बोन्स यानी पैराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर पाया जाता है इसे हम सेजाइटल सूचर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैम्डोइड सूचर। यूनाइट्स द पैराइटल बोन विथ ऑक्सीपिटल बोन। ये फीटल स्कल है, ये पैराइटल बोन्स हैं और ये ऑक्सीपिटल एरिया है। इन दोनों पैराइटल बोन्स को ऑक्सीपिटल बोन से जोड़ने के लिए जो लैम्डा शेप सूचर प्रेजेंट होता है इसे हम लैम्डोइड सूचर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सूचर है स्क्वैमोजल सूचर। Unites the squamous portion of temporal bone with parietal bone. स्कल में टेम्पोरल बोन के स्क्वैमस पोर्शन को पैराइटल बोन से जो सूचर जोड़ता है उसे हम स्क्वैमोजल सूचर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है मेटोपिक सूचर। ये दो फ्रंटल बोन्स के बीच में पाया जाता है, इसे हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
According to triage system of emergency, yellow color code for which type of cases? एमरजेंसी में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्राइएज सिस्टम के अनुसार येलो कलर कोड किन पेशेंट्स को दिया जाएगा? एमरजेंट केसेस, अर्जेंट केसेस, नॉन अर्जेंट केसेस या फिर एक्सपेक्टेड टू डेड पेशेंट्स? The right answer is option B, urgent cases. जब किसी लोकेशन पर अचानक कोई बड़ी मास लेवल पर कैजुअलिटी हो जाए तो अचानक आए नंबर ऑफ पेशेंट्स को उनकी ट्रीटमेंट नीड के बिहाफ पर अलग अलग कलर कोड देकर क्लासिफाई करना ट्राइएज सिस्टम कहलाता है। ट्राइएज सिस्टम के अंदर जनरली 4 कलर कोडिंग्स यूज़ की जाती हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, इम्पॉर्टेंट है। किसी भी जगह हुई कैजुअलिटी में रेड कलर कोड उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिन्हें सबसे पहले ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी केसेस या एमरजेंट पेशेंट्स को हम रेड कलर में क्लासिफाई करते हैं। इन पेशेंट्स को तुरंत इलाज यदि ना मिले तो इनके डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी केसेस में हम अर्जेंट पेशेंट्स को इंक्लूड करते हैं जिन्हें हम अगर 1 से 2 घंटे तक डिले भी कर दें तो उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। ऐसे सभी पेशेंट्स को हम येलो कलर कोड में क्लासिफाई करेंगे। थर्ड कैटेगरी आती है ग्रीन कलर कोड। ये नॉन अर्जेंट केसेस को दिया जाता है जिन्हें कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है और ये अपने आप चल फिर सकते हैं। लास्ट कलर कोड आता है ब्लैक कलर कोड। ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो कि बिल्कुल डेड होने ही वाले हैं या डेड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल इज। पर्सनैलिटी का वह टाइप जो कि रियलिटी पर बेस्ड हो क्या कहलाता है? ईगो, इद, सुपर इद या सुपर ईगो? The right answer is option A. It is called ego. ईद, ईगो और सुपर ईगो ये तीनों ही पर्सनैलिटी के सब टाइप्स हैं और इन्हें फ्रेड द्वारा साइको एनालिटिक थ्योरी द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। ईद जो है वो इंस्टिंक्ट्स पर बेस्ड होती है, ईगो रियलिटी पर बेस्ड होती है और सुपर ईगो मॉरलिटी पर बेस्ड होती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने चॉकलेट्स दी और कहा कि इसे आप अपने भाई के साथ शेयर करें। आपकी जो इद है वो ये कहेगी कि अकेले आप सभी चॉकलेट्स खा लीजिए, अपने भाई को मत दीजिए। ये इंस्टिंक्ट पर बेस्ड है। वहीं पर जब ईगो काम करेगा तो ईगो रियलिटी पर बेस्ड है। वो कहेगा कि हमें ये सभी चॉकलेट आधी आधी बांट लेनी चाहिए। सुपर ईगो मॉरलिटी पर बेस्ड है। उस सिचुएशन में आप सोचेंगे कि मेरे भाई को चॉकलेट्स पसंद है तो मैं इसे नहीं खाकर सभी चॉकलेट्स उसे दे देता हूँ। तो इस तरह से आप इद, ईगो और सुपर ईगो इन तीनों ही फिनोमिनास को समझ सकते हैं और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फेंट इज बोर्न विथ फेशियल एबनॉर्मेलिटीज, ग्रोथ रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, vision abnormalities. These abnormalities are probably caused by maternal. अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़, ग्रोथ रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन और विजन एबनॉर्मेलिटी के साथ जन्म लेता है तो इसके लिए कौन सा मैटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? ऑप्शन ए
अल्कोहल कंजप्शन, विटामिन B6 डेफिशिएंसी, विटामिन A डेफिशिएंसी या फिर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। किस फैक्टर के कारण ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी एक न्यूबॉर्न बेबी में? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अल्कोहल कंजप्शन। अगर कोई वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल का कंजप्शन करती है तो इस अल्कोहल कंजप्शन के कारण ये सभी सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं और इसे हम क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स कहते हैं। अल्कोहल सिंड्रोम के अंदर, क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स के अंदर इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी सिम्टम्स को इंक्लूड किया जाता है। विटामिन B6 और विटामिन A की डेफिशिएंसी होने पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, ना कि ये सभी फीचर्स डेवलप होंगे। फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की कमी होने से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सार्क वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। सार्क वैक्सीन किस चीज़ की रोकथाम हेतु दी जाती है? मीजल्स, पोलियो, मम्स या रेबीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पोलियो। साल्क वैक्सीन को साल्क नामक पर्सन ने डिस्कवर किया था और इसे पेरेंट्रल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। इसी के साथ ही पोलियो की रोकथाम के लिए एक और टाइप की वैक्सीन है जिसे सेबिन नामक पर्सन ने डिस्कवर किया था और ये सेबिन नाम से ही जानी जाती है। इसका रूट होता है ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीडोट टू वॉरफेरिन इज। वॉरफेरिन ड्रग का एंटीडोट क्या होता है यह आपको बताना है। हेपेरिन, विटामिन के, विटामिन बी या फिर आयरन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विटामिन के। वॉरफेरिन को हम काउमेडिन मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। ये ओरल रूट से दिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है और इसकी टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट के रूप में विटामिन के का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन के एक बहुत ही इसेंशियल फैक्टर है जो कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इस्तेमाल होने वाले 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि है 2, 7, 9 और 10। ये सभी फैक्टर्स विटामिन के की प्रेजेंस में लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिपेरिन ड्रग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हिपेरिन सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर किया जाने वाला एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है जिसकी टॉक्सिसिटी होने पर हम प्रोटामिन सल्फेट को एज अ एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन कार्डियक आउटपुट ऑफ फीटस इज। फीटस में मीन कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 100 ml per kg per minute, 225 ml per kg per minute, 350 ml per kg per minute, 415 ml per kg per minute? The right answer is option C, 350 ml per kg per minute is the normal mean cardiac output in a fetus. Next question, during giving enema, the distance to which the tube is inserted in adult is। किसी अडल्ट पर्सन में एनिमा लगाने के दौरान कितनी ट्यूब इंसर्ट की जाती है? 1 to 2 सेंटीमीटर, 8 to 10 सेंटीमीटर, 3 to 4 मीटर्स या 1 to 1.5 इंचेस? The right answer is option B, 8 to 10 सेंटीमीटर्स। जब भी किसी पर्सन में, किसी अडल्ट पर्सन में आपको एनिमा देना हो तो उस सिचुएशन में पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है और एनिमा जो ट्यूब है उसे 8 से 10 सेंटीमीटर या 3 से 4 इंचेस तक आप इंसर्ट करते हैं। चिल्ड्रन की बात की जाए तो इसमें 1 से 1.5 इंचेस या 2.5 से 4 सेंटीमीटर्स तक इसे इंसर्ट किया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अपकमिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर इन अडल्ट इज, अडल्ट में इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है? 8 to 12, 8 to 22, 8 to 24, 8 to 30 mm of Hg. The right answer is option B, 8 to 22 mm of Hg. हमारी आइज़ में फ्लूइड के द्वारा बनाया गया जो प्रेशर होता है उसे हम इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर के नाम से जानते हैं. इसकी नॉर्मल रेंज 8 टू 22 mm ऑफ Hg के बीच होनी चाहिए. अगर आइज़ के अंदर ये प्रेशर बढ़ता है तो इससे ग्लूकोमा नामक डिजीज़ हो सकता है, जो कि विजन लॉस के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉज के रूप में माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वैक्सीन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. किसी भी वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? कोल्ड चेन, वैक्सीन कैरियर, डीप फ्रिज या आइस लाइन रेफ्रिजरेटर. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. किसी भी वैक्सीन को इसकी मैन्युफैक्चरिंग साइट से उस जगह पर जहां पर ये इस्तेमाल किया जाना है, इसका जो ट्रांसफ़र है एक मिनिमम टेम्परेचर पर किया जाता है ताकि वैक्सीन ख़राब ना हो, और ये मिनिमम टेम्परेचर पर वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन ही कोल्ड चेन कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय वैक्सीन इज. वैक्सीन के द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा किस प्रकार की इम्यूनिटी बनती है? नेचुरल एक्टिव, एक्टिव आर्टिफिशियल, पैसिव आर्टिफिशियल, नेचुरल पैसिव. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्टिव आर्टिफिशियल. Active immunity, antibodies that develop in person's own immune system after the body exposed to an antigen through a disease or when you get immunization. This type of immunity lasts for long time. जब भी हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ होता है तो इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए हमारी बॉडी एक्टिवली वर्क करके इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार करती है. तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं. अगर हम किसी पर्सन के अंदर वैक्सीनेशन करते हैं तो वैक्सीन के अंदर उस पर्टिकुलर डिजीज़ को कॉज करने वाला फैक्टर होता है जो कि काफ़ी वीक फॉर्म में होता है, जिसकी प्रेजेंस के कारण बॉडी में वो डिजीज़ तो नहीं होता, लेकिन बॉडी उसकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करके इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेती है, जो कि भविष्य में कभी ये डिजीज़ हमारी बॉडी में आता है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि हमें फ्यूचर में ये डिजीज़ नहीं हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा इज. प्लेसेंटा का कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन किसे कहा जाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या फिर ऑक्सीटोसिन. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या इसे आप HCG के नाम से भी जानते हैं, ये एक प्लेसेंटा का एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन माना जाता है. ये हार्मोन प्लेसेंटा की सिंशियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स द्वारा सिक्रीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक पॉइंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का पीक पॉइंट क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन, एक्सियोम, डिसेलरेशन या एक्मे. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्मे. यूट्रस में होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस का जो पीक पॉइंट होता है, जहां पर हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस पॉइंट को हम एक्मे के नाम से जानते हैं. एक्मे, ACME. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.